हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास में हूं विशाल एंड टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी की, देखेंगे कि आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसमें केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी, ये जो दो चैप्टर हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इनमें से कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल तरीके से शॉर्ट नोट्स में तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी को लेके। फिर इनमें जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है, जैसे हम देखते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो क्या होता है। और कई बार जो केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ये इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। और इन कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम डोजेस फॉर्म को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ डोज ऐसी होती हैं जिनको हम एक बार लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, और कुछ डोजेस ऐसी होती हैं कि जिनको हमको बार बार फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स एक दिन में 4 टैबलेट्स या 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो ये क्यों होता है ऐसा। और जब हम देखते हैं कि एक्सपायरी डेट की जब हम बात करते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग होती है, मीन्स वो ज्यादा समय तक स्टेबल होते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डिके हो जाते हैं, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सब की स्टडी को हम कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका जो फैक्टर, कौन कौन सी स्टेबिलिटी जरूरी होती है ड्रग स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी के टाइप्स क्या है। फिर जो डिग्रेडेशन है, कई रिपीटेड पूछा गया है कि डिग्रेडेशन जो केमिकल या ड्रग डिग्रेडेशन होता है उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर क्या है। फिर आपका क्वेश्चन आईसीएच गाइडलाइन से आता है, कई बार रिपीटेड पूछा गया आईसीएच गाइडलाइन, एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जीपैट से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को समझना है तो हम इसको कैसे समझें, क्योंकि जब हम बुक से डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इन कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को कैसे आसान से आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कैसे करना है। केमिकल काइनेटिक्स द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स ये होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, मतलब उसकी गति क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, तो वो कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन किसी भी आपको केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो किन के बीच में होता है ये चीजें पता होना चाहिए। तो आपके रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो रिएक्शन जिनमें रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे ए और बी, ये दो कोई केमिकल हैं, इनके आपस में रिएक्शन के कारण कोई तीसरा जो चीज बन रही है वो प्रोडक्ट है। तो इनमें जो रिएक्शन हो रहा है वो किस गति से इस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो ये आपका रेट को डिटरमाइन करना हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन इन केमिकल काइनेटिक्स को हमको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमको पता कैसे चलेगा, स्टडी का बेसिस क्या बनेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी का बेसिस बनता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसका अमाउंट, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, आपका केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि जिसको कि हम लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि dc अपॉन dt इस तरीके के इक्वेशन हमको देखने को मिलता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट की स्टडी तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं हम रेट की स्टडी, कि आपका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। यदि बहुत ज्यादा अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेज है, और स्लो हो रहा है तो स्लो है। तो इस तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, आपने देखा होगा कि ये जो होता है कि आपका इसमें रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के एप्लीकेशंस क्या है, तो उससे बाकी चीजें हमको समझने में बहुत आसान जाएंगी। तो सबसे पहला, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को जो हम यूज करके ड्रग की स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ड्रग की स्टेबिलिटी को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ये तो एक्चुअली केमिकल है, तो इनके लिए कई सारी स्टडीज होती हैं। उनके जो केमिकल है उसमें रिएक्शन का रेट क्या है, किस रिएक्शन से वो डिग्रेड हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक डोजेस फॉर्म ने बनाया, मैक्सिमम जो है 5 ईयर के बाद में ज्यादातर केमिकल जो है एक्सपायर हो जाते हैं।
उससे ऊपर हम एक्सपायरी डेट नहीं देते, तो उसके भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसको कि हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग स्टेबिलिटी। तो ड्रग स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल का यूटिलाइज करके हम एक ड्रग की और एक डोजेस फॉर्म की। अब ड्रग जो आपका ड्रग यहाँ पर जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए बोलते हैं, जो कि आपके बायोकेमिकल और जो फार्माकोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्रग की स्टेबिलिटी, साथ में आपका जो डोजेस फॉर्म आपने जब बना दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, तब उसकी स्टेबिलिटी, ये हमारी हेल्प करता है आपका केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी को डिजाइन करने में। फिर आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि आपने जो मेडिसिन ली, तो उस मेडिसिन से ड्रग का रिलीज, जैसे टैबलेट है तो टैबलेट आप लेंगे तो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। क्या आपको पता है कि जो आप टैबलेट खा रहे हैं वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं कि आपने टैबलेट खाई पैरासिटामोल, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे। यदि आपने जो नोबल ड्रग डिलीवरी हम डेवलप कर रहे हैं, हम कौन से ऑर्डर, हम क्या चाहते हैं कि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो इनको हम समझते हैं। तो डिसोल्यूशन का मतलब कि रिलीज रेट की स्टडी, की किस रेट से वो रिलीज होगी ड्रग आपकी उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म से। फिर आपका डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज, ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये प्रो ड्रग के कॉन्सेप्ट में। आजकल क्या करते हैं हम, जो डोजेस फॉर्म को डेवलप करते हैं तो एक प्रो ड्रग बनाते हैं। जैसे मान के चलो ये आपकी ड्रग है और आपने इसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन करके इसको ऐड कर दिया, तो ये क्या हुई, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट था लेकिन आपने इसका प्रो ड्रग बना दिया। तो ये क्या होगा, जो हमारी बॉडी की एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे इफेक्ट इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये अपने टारगेट साइट में जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ये इससे अलग हो जाएगा और ये इसको रिलीज कर देगा। तो इस तरीके की स्टडी करने के लिए भी हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं कि प्रो ड्रग से आपकी ड्रग रिलीज कैसे होगी। फिर फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में क्या होता है आपका कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा हमको, कॉन्सेंट्रेशन चेंज से। तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपके जो फार्माकोलॉजिकल मॉडल है वो तैयार किए जाते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद में आपकी ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में। आपके ब्लड के अलावा जो बॉडी होती है डिफरेंट टिश्यूज में भी जाती है, तो वो आपका फार्माकोकाइनेटिक। फिर आपका जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो वो मेटाबोलाइज भी होगी। मेटाबोलाइज होगी मीन्स आपका ड्रग जो है इनएक्टिव होके फिर वो रिलीज, एलिमिनेट होगी, तो एलिमिनेशन। तो ये एब्जॉर्प्शन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी करना फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर ड्रग एक्शन। हर ड्रग का एक्शन एक सा नहीं होता है, हर ड्रग की जो है एक्शन अलग अलग होते हैं। तो किस रेट से कोई ड्रग एक्शन कर रही है वो भी डिपेंड करता है। जैसे हमने बात की, मान के चलो किसी ने बहुत सारी जब टैबलेट खा लेता है कोई, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से उसके ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका एक्शन, उसको टॉक्सिक इफेक्ट मिल जाता है। तो ड्रग का एक्शन भी इस तरीके से हम जो है रेट ऑफ स्टडी करते हैं। और वही कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं कि जब हमने क्या किया कि एक से उसको 10 टैबलेट यदि किसी ने खा ली तो वो टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं, इन्हीं 10 टैबलेट के बराबर का डोजेस फॉर्म तैयार किया जाता है जो कि नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। उसको हम डिपोट सिस्टम भी बोलते हैं, रिजर्वॉयर सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन आपने ड्रग का इंक्लूड कर दिया, लेकिन वो ये जो 10 टैबलेट देने के कारण नुकसान कर रहा था, लेकिन हमने उसका ऐसा डोजेस फॉर्म डेवलप किया, तो उसका हमने क्या, कहां पर स्टडी की, उसके हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर काम किया और उसको हमने कोशिश किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यादातर जो आपके नोबल ड्रग डिलीवरी होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ड्रग को रिलीज करते हैं, वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। समझेंगे कि हम जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो हमने देखा कि एप्लीकेशंस इनके क्या होते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स के। तो केमिकल काइनेटिक्स के एप्लीकेशन के बाद में यदि हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली जो है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिजाइन होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिजाइन होता है। जैसे हमने बोला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपका डीसी अपॉन डीटी, तो टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना, ये कहलाता है आपका बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की एक पर्टिकुलर टाइम के अनुसार कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है वो। तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, जो आपके जिनके कारण रिएक्शन होके प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट मतलब उस पर्टिकुलर वो जो आपके रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिजाइन होता है। मान के चलो कोई रिएक्शन जो है आपके
कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड है ही नहीं आपके रिएक्टेंट के, तो ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। जब आपका जो ड्रग का रिलीज रेट है या कोई भी चीज वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जैसे हम इसको समझते हैं, मतलब डीसी अपॉन डी जो कॉन्सेंट माइनस क्यों, क्योंकि चेंज होता है धीरे धीरे जब बॉडी से ड्रग रिलीज होती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम देखें कि आपका जो इज इक्वल टू के जीरो, मतलब यहां पर ये कांस्टेंट है, आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है, काइनेटिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ये जीरो है। इसका मतलब ये है कि आपका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो मल्टी सल्फोनामाइड एक आपकी ड्रग है, तो वो सॉल्यूशन में उसका कलर चेंज होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अब यहां पर हम इसको एक और चीज से भी कई सारी चीजों से समझ सकते हैं। तो हमारा जो ये आपका जीरो ऑर्डर हो गया। अब जो हम डोजेस फॉर्म डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि आपका जीरो ऑर्डर तक हम पहुंचे, तो वो एक्चुअली स्यूडो जीरो ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान के चलो हमने आपका एक टैबलेट हमने किसी को दी, तो क्या होगा, टैबलेट हमने 500 mg की दी, तो हमने उसको लिया। जैसे ही हमने टैबलेट को लिया तो क्या होगी, आपकी जो बॉडी में है टैबलेट जो है ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन जाएगा आपका, जो आपने टैबलेट ली 500 mg की, उसके अकॉर्डिंग जाएगा। मान के चलो हमने एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट ले ली, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना जाएगा, अब 2 टैबलेट के अकॉर्डिंग वो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। फिर आपने क्या की, मान के चलो 3 टैबलेट दे दी, 5 टैबलेट दे दी, तो 5 टैबलेट देने के कारण क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है आपका एब्जॉर्प्शन वहां पर। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर जब कोई चीज डिपेंडेंट होती है तो वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर। उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के या एपीआई ड्रग के पर्टिकुलर केमिकल के रिएक्टेंट के, तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। तो इस तरीके से जो हम टैबलेट्स लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर उसका जो है रेट काइनेटिक्स होता है। लेकिन मान के चलो हमने एक म्यूको एडेसिव टैबलेट डिजाइन की, म्यूको एडेसिव टैबलेट डिजाइन किया, उसमें ही जो है हमने 10 टैबलेट्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिकामेंट्स ऐड कर दिया। तो अब इसका रिलीज जो है, जैसे हमने 10 टैबलेट ली तो वो इतना सारा अमाउंट एक बार में वहां पर एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिलीज रेट अब उस 10 टैबलेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अब नहीं डिपेंडेंट है। तो ये कहलाता है आपका, इस तरीके से हम जीरो ऑर्डर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो नोबल ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। और जब आपकी कोई जो डोजेस फॉर्म है या ड्रग का रिलीज होता है, जब वो किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए डिपेंडेंट होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। डीसी अपॉन डीटी हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यहाँ पर इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट स्टडी होती है, ये बेसिकली इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो इनको हम आगे फर्दर जो है इंटीग्रेशन करके और फिर फर्दर उसको सॉल्व करते हैं तो ये इजीली हो जाता है। तो अभी हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, जब रिएक्शन रेट डिपेंड करता है मोर देन 1 रिएक्टेंट के ऊपर, मतलब 2 रिएक्टेंट, जैसे आपका हो जाएगा डीसी अपॉन डीटी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, ये जो डिपेंड कर रहा है आपके 2 मतलब आपके जो है बोलना चाहिए रिएक्टेंट है जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और बी। तो इस तरीके से रिएक्शन ऑर्डर हम स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस को हम बोले तो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और आपका जीरो ऑर्डर डिजाइन करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो ये एक जब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता है आपका, जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। यदि किसी एक आपके उस पर डिपेंड है रिएक्टेंट के ऊपर तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। अब जब 2 रिएक्टेंट है, जैसे कई सारी चीजों में हम एज अ ड्रग का रिलीज तो हो रहा है, कोई कंपाउंड एक से दूसरे कंपाउंड में तो चेंज हो रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के कारण है वो, लेकिन हमने उसमें कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन रेट और बढ़ गया। तो 2 आपके रिएक्टेंट हो गए जो रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रेट को इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, ये प्लस माइनस हो सकता है रिएक्शन आपका। तो हमने ये देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें आपका जो कंपाउंड है उसका कोई 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम जो है
आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका जो है आपका यूनी, यदि एक मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज्यादातर आपको यूनी और बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलते हैं, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को क्यों नहीं मिलता। तो टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब आपके जैसे कंपाउंड होते हैं तो हर कंपाउंड जो है बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं जब हम कोई डोसेज फॉर्म को डिजाइन करते हैं, तो ये उसका रीजन है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या होता है, और उनमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जो आपका जीरो ऑर्डर है वो क्या कहलाता है। फिर अब हम बात करते हैं आपका कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे जीरो ऑर्डर की जब हमने बात की थी तो जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट तो नहीं होता है, तो किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है वो होते हैं फैक्टर जिसके कारण ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर। तो इंटरनल फैक्टर में आपका आ जाता है सॉल्वेंट, पीएच, बफर, आयोनिक स्ट्रेंथ, एक्सीपिएंट और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इंटरनल फैक्टर होते हैं जो केमिकल के खुद के हैं। जैसे सॉल्वेंट, कई सारे सॉल्वेंट जो होते हैं पोलर, नॉन पोलर, उनमें कैटेगरी होती है। एक पर्टिकुलर पीएच में वो रिएक्टिव होते हैं। बफर जो होता है उनकी प्रॉपर्टी होती है पीएच को मेंटेन करने की। आयोनिक स्ट्रेंथ, एक्सीपिएंट और आपका ड्रग का जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसमें कई बार आयंस और डायपोल मूवमेंट के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है वो। फिर टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, ये भी आपके जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे। रेडिएशन हो गया, ग्राइंडिंग हो गई, ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं, इसको हम डिटेल्ड में भी समझेंगे। अभी एक जनरल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। फिर आपका हम बात करते हैं कि जनरली जो केमिकल काइनेटिक्स हैं उनकी मेथड्स क्या होती है, कौन कौन सी मेथड होती है जिससे हम केमिकल काइनेटिक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कई मेथड होती है, जैसे ग्राफिक मेथड होती है आपकी, और आपका एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, और एक होती है आपकी हाफ लाइफ मेथड होती है। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आया आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जैसे मान के चलो उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। तो एक्चुअली हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है जिसमें जो कंपाउंड एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका हाफ हो जाता है, उसको हम उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। इसको टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अल्टीमेटली हमने ये सब पढ़ा तो इसका एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स का। तो जब हम फॉर्मुलेट करते हैं डोजेस फॉर्म, एज अ फार्मासिस्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डोजेस फॉर्म को डेवलप करना। तो जब हम एक डोजेस फॉर्म को डेवलप कर लेते हैं तो फॉर्मुलेशन के लिए उसके केमिकल का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन में कितने समय में कितना चेंज आ रहा है। जनरली जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कई चीजों में होता है। जैसे आप कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनाना है तो वहां भी आपका केमिकल रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा है, मतलब हर एक प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है जिसमें अब ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो वो डिग्रेड हो रहा है मतलब कि उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, तो वो भी एक केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यदि हम ये स्टडी कर लेंगे तो हम उनमें स्टेबलाइजर ऐड करके उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, या तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए प्री फॉर्मुलेशन में भी जो आपका केमिकल काइनेटिक्स या किसी भी कंपाउंड की केमिकल काइनेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना जरूरी होता है। तो ये हुआ अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स जिसमें कि हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखा और